कश्मीर के बारे में जो जानकारी अभी दी जा रही है उसकी अगली कड़ी में VI में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं कि जो सिख एम्पायर है उसके विघटन की कहानी जो हमने इसके पिछले कड़ी में पढ़ी है उसके अगले हिस्से को जानते हैं। हमने आपको 1845 ईस्वी में जवाहर सिंह की हत्या तक की कहानी सुना दी थी। जवाहर सिंह जो कि सिख एम्पायर का वजीर था, उसकी हत्या के बाद जिंद कौर एक तरह से अकेली पड़ चुकी थी। उनका पुत्र दलीप सिंह अभी बाल्यकाल में था और सत्ता की कमान संभालने की स्थिति में नहीं था, तो सत्ता का संचालन रेजेंसी के द्वारा जिंद कौर कर रही थी। जिंद कौर की स्थिति लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। हिंदू डोगरा तथा सिंघनवालिया ग्रुप, जो कि सैनिकों के बीच में सत्ता संघर्ष एक तरह से चल रही थी, सत्ता के केंद्र में कौन आएगा वो अपने चरम पर था। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है कि जब सत्ता में आप टूटने लगते हैं तो छोटे छोटे लोग मुंह उठाने लगते हैं। तो वहाँ जो एक मिसल्स होता था, जो एक समुदायों का छोटा छोटा ग्रुप था जिनकी अपनी प्राइवेट मिलिशिया होती थी, उनको रीअरेंजमेंट करने का प्रयास वहाँ पे शुरू होने लगा। गुरु गोविंद सिंह ने एक मिसल्स के कॉमनवेल्थ की संकल्पना दी थी, जिसके अंतर्गत सभी को एकजुट होकर के एक तरह से कॉमनवेल्थ बनाने की संकल्पना की थी। इसकी शुरुआत, पुनर्गठन की शुरुआत फिर से हो चुकी थी। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि सत्ता के अंदर कई लोग अपना फन उठाना शुरू कर दिए थे और सत्ता में मैं पहुंचूं, इसकी शुरुआत कर दी थी उन्होंने। सिख एम्पायर इस वजह से अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में था और इससे बेहतर अंग्रेज के लिए मौका क्या हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी सतलज नदी के किनारे पहले ही फिरोजपुर के आसपास आर्मी कैंटोनमेंट बना चुकी थी और इस आर्मी कैंटोनमेंट में हजारों की तादाद में सैनिक को इकट्ठा कर रखा था। पंजाब के दूसरे बॉर्डर पर यानी पाकिस्तान के साइड में भी उन्होंने पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंट्रोल बना रखी थी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सिख एम्पायर है वो सैंडविच था, एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से और दूसरी तरफ से इधर सतलज नदी की तरफ से। और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बेहतर स्थिति में थी कि अब युद्ध की जा सकती है और सत्ता बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में थी सिख एम्पायर की। तो उन्होंने 1845 ईस्वी में आखिरकार युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसे कि हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये 1845 ईस्वी के अंतिम महीनों से शुरू होकर के 1846 ईस्वी के शुरुआती कुछ महीनों तक चला और इसमें सिख एम्पायर को जो जम्मू का क्षेत्र था वहाँ से तो पूरी की पूरी बहुत बुरी तरह से हार मिली। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है ये फिरोजपुर में लड़ा गया था और फिरोजपुर को अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये लगभग जम्मू के बिल्कुल आसपास का क्षेत्र है और कुछ एरिया में सिख को आंशिक अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहाँ पूरी तरह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जीत पाए, लेकिन आंशिक अधीनता उनको स्वीकार करनी पड़ी। इस युद्ध को हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के नाम से जानते हैं और यह पूर्णतया हार मिलने के बाद जो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था ये अब लगभग अंग्रेज के कब्जे में आ चुका था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस कंपनी थी, वो सिर्फ पैसे को देखती थी, पैसे को समझती थी सर्वोपरि। उन्होंने आओ देखा न ताव देखा, उन्होंने कहा कि इस जीते हुए क्षेत्र को चलो बेच देते हैं। अब उनकी संपत्ति थी, बेचने का मूड बना लिया उन्होंने, बेचने का निर्णय ले लिया। अब खरीदने वाला कौन होगा? इस स्थिति में जम्मू कश्मीर में वहाँ का गुलाब सिंह जो कि डोगरा कम्युनिटी का था और वो जम्मू कश्मीर का जागीर उसको मिल गया था। और ये जागीर कैसे मिला था? 1809 ईस्वी में गुलाब सिंह जो है वो सिख एम्पायर में एक छोटी नौकरी के लिए गया था और एक छोटे आर्मी का कमांडर उनको बनाया गया था। लेकिन अफगान से वॉर करने के क्रम में उन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय दिया और इस बात से खुश होकर के उनको आर्मी जनरल बनाया गया। और जो लाहौर एम्पायर था, लाहौर एम्पायर से मतलब है जो सिख एम्पायर था उसका एक तरह से केंद्र था, सत्ता का केंद्र था लाहौर। तो लाहौर में एम्पायर में उनका एक वजूद बन चुका था, तो वो एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हो चुके थे। और यहाँ पे जम्मू का जो क्षेत्र था, जम्मू के क्षेत्र में एक मियाँ डडन करके होता था, मियाँ डिडो, जो कि सिख एम्पायर को काफ़ी परेशान कर रहा था। और वहाँ पे जब तक आर्मी कैंटोनमेंट जो सिख एम्पायर का था उनके खिलाफ वो हमला कर दिया करता था और वहाँ की आर्मी काफ़ी परेशान थी और काफ़ी आर्मी को हानि उठानी पड़ चुकी थी। जब यह बात सिख एम्पायर के महाराजा रंजीत सिंह के पास लाया गया तो उन्होंने अपने सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट गुलाब सिंह को
इनको हराने के लिए भेजा। और किस्मत की बात कही कि गुलाब सिंह इस मिशन में आर्मी को लीड करते हुए जो डेडो था उनकी वो हत्या कर देता है। मियाँ डेडो इस तरह से समाप्त हो जाता है और सिख एम्पायर के खिलाफ जो एक बड़ा सा मुखर रूप से एक छोटा मुखिया अपना सर उठा चुका था वो ख़त्म हो जाता है। और सिख एम्पायर इस बात से खुश होकर के गुलाब सिंह को जम्मू का जागीर बना देता है। यही जागीर ये 1809 ईस्वी से वहाँ पे गया था नौकरी करने। और इसको याद रखिएगा, मियाँ डेडो के मरने के बाद इनको जागीर बनाया गया था वहाँ का सिख एम्पायर का। यही जागीर ईस्ट इंडिया कंपनी से अब इस क्षेत्र जो कि स्वतंत्र हो चुका था, वो एक तरह से समझिए तो वो जागीर रहते हुए इस क्षेत्र को बचा नहीं पाया था, लेकिन चूंकि वो जागीर था तो उसके पास पैसे थे तो उन्होंने इसको ऑक्शन में खरीद लिया। और ये खरीद अगर आप सोचेंगे तो एक बहुत बड़ी रकम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको 75 लाख नानकशाही रुपये में उस समय में बेचा था। 1846 ईस्वी का समय और 75 लाख नानकशाही रुपये। और उस समय में इसको पौंड में अगर तुलना करते हैं तो ये 10 लाख पौंड था। आज तो इस रुपये को आप अगर भाव के हिसाब से तुलना करना चाहें तो शायद आपको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होंगी। इतने पैसे का जुगाड़ करके गुलाब सिंह ने इस जो छोटे से जागीर का था यहाँ से जब खरीदा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें महाराजा घोषित करने का निर्णय ले लिया। अब हो भी क्यों नहीं, जब क्षेत्र को आपने बेच दिया तो उस क्षेत्र का मालिक कोई बने। तो इस तरह से गुलाब सिंह पहला महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बना 1846 ईस्वी में। और ये ट्रीटी जो साइन हुई थी, ये सेल का जो अरेंजमेंट किया गया था, ये ट्रीटी 1846 ईस्वी में अमृतसर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये 1846 ईस्वी में हुआ अमृतसर ट्रीटी था जिसमें कि रुपये दे करके इसने खरीदा था और इनको महाराजा बनाया गया। इस ट्रीटी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने आंतरिक सारे मामलों का अधिकार गुलाब सिंह को दे दिया, यानी कि प्रिंसली स्टेट का जो सदरी रियासत है उसको दे दिया। और जो बाह्य नियंत्रण था यानी कि फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, वो अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही बनी हुई थी। और इस तरह से प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर एंड जम्मू, ये याद रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर नहीं कहा जाता है, प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर एंड जम्मू 1846 में वजूद में आया, जिसका कि पहला महाराजा गुलाब सिंह बना। और महाराजा गुलाब सिंह से ये प्रक्रिया शुरू होकर के 1846 से लगभग 1954 ईस्वी तक चली। हालांकि ये 1952 तक चली और 52 में भी अगर आप देखें तो 2 साल का जो पीरियड था वो भी फिर से रीजेंसी के साथ चल करके, जिसकी मैंने थोड़ी सी आपको जिक्र की होगी कि हरि सिंह का पुत्र कर्ण सिंह कुछ दिनों के लिए इस साम्राज्य का, इस रियासत का रीजेंट घोषित किया गया था, क्योंकि उस समय में भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी चल रही थी और उनका सारा एग्जीक्यूशन का कार्य कर्ण सिंह कर रहे थे। और इस तरह से यह स्टेट 1846 ईस्वी में अपने वजूद में आया। अब हम अगली कड़ी में ये सत्ता में कौन कौन से राजा महाराजा बने और कैसे ये किस तरीके से 1846 से शुरू होकर के 1952 तक चला, इसको अगर हम नहीं समझेंगे और उसके बीच में क्या क्या सत्ता संघर्ष चली होगी, अगर उस परिस्थिति को नहीं समझेंगे तो जम्मू कश्मीर के आज की स्थिति को हम नहीं समझ सकते हैं। धन्यवाद। अगले कड़ी का करें इंतजार। थैंक यू।